कलम विशेष के इस सत्र के प्रभा केतान फाउंडेशन और आयोजकों की ओर से द बंगाल क्लब में आयोजित वैली ऑफ वर्ड्स में मैं शिफाली अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कला, शब्द, साहित्य, संस्कृति और महिलाओं की मजबूती दिलाने की फाउंडेशन की मुहिम कोरोना काल में भी जारी रही और हमारे कार्यक्रम अब भारत सहित दुनिया के 30 से भी अधिक देशों में शहरों में पहुंच चुके हैं। अपनी भाषा, अपने लोग, वह मौलिक विचार है जिसे बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन कलम, एक मुलाकात, विशेष, लफ्ज़, आखर, पोथी, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का मकसद अपने सम्मानित लेखकों, कलाकारों और उनके प्रेमी पाठकों और प्रशंसकों से मिलवाना है। हम इन्हें ऐसा मंच मुहैया करते हैं जहां वह एक दूसरे से सीधे जुड़ सकें, बातें कर सकें, संवाद कर सकें। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में मैं हमारे साथ मौजूद है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, चर्चित कथाकार अलका सरावगी जी। सरावगी जी का जन्म 17 नवंबर 1960 को कलकत्ता के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में एमए किया और अपने ज़माने के चर्चित साहित्यकार रघुवीर सहाय के कृतिव और पीएचडी की उपाधि हासिल की। आपकी पहली कहानी संग्रह विषय में 1996 में कहानियों की तलाश में आई और इसके 2 साल बाद ही आपने प्रथम उपन्यास कली कथा वाया बाईपास से आप हिंदी साहित्य जगत में से एक सशक्त उपन्यासकार के रूप में स्थापित हो गई। कली कथा कली कथा वाया बाईपास ने आपके नायक किशोर बाबू और उनके परिवार के 4 पीढ़ियों के राजस्थान से बंगाल की ओर पलायन, उसके बाद शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, जानकी दास तेजपाल मेंशन और एक ब्रेक के बाद जैसी कृतियां आई। साहित्य अकादमी पुरस्कार और श्रीकांत वर्मा पुरस्कार सहित कई सम्मानों और सम्मानित सरावगी की रचनाएं के अनुवाद कई भाषाओं में हुए हैं। अपनी कुछ कृतियां और अंग्रेज अनुवाद आपने खुद भी किया है। अपने नए उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए को उसके प्रकाशन के सहित आलोचकों, पाठकों और हिंदी जगत ने हाथों हाथ ले लिया, जिस पर आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सरावगी जी से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, थिएटर और फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक रमनजीत कौर जी। आप महिला भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल WICCI के कला नेतृत्व परिषद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और क्रिएटिव आर्ट्स अकेडमी भारत की संस्थापक भी हैं। तो अब आराम से बैठिए और इस बातचीत का आनंद उठाइए। May I now please invite the writer and the discussant to come up on stage, please. Good morning, everyone. A wonderful Sunday morning with some lovely introductions, and it's a cozy audience, so we can all enjoy the ride with Alkadi. पधारो मारे देश और जोदी तो डाक शुने कोई ना आशे, को ना आशे, क्यों ना आशे. Thank you. I was wondering what's the exact pronunciation. So, and that's exactly the flavor that Alkadi's book Kulbhushan Ka Naam Darj Karo brings out. It's about the two communities, Bengalis and Marwaris, and their sustenance and journey after the partition, and many years later when people kept on moving from
East Pakistan or Bangladesh, towards this side, the West Bengal side. अलका दी, the book has really won my heart. कुलभूषण का जो किरदार है और जैसे आपने उसको रचित किया है, वो पहले पन्ने से ही एकदम मन में उतर जाता है. और जब अंजुम कह रहे थे कि मैं कल सबसे बात कर रही थी आपकी किताब की, उसका कारण यही था कि मैं उसको ऑलमोस्ट जीवित देखती हूँ अपने सामने, जितनी प्यारी प्यारी बातें आपने उसमें जोड़ी हैं. तो सबसे पहले मैं एक कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी जो किताब के एकदम शुरू से हैं, पहले पन्ने से हैं. रास्ते चलते एक पोस्टर को देखकर वह ठिठक कर रुक गया था. लोअर सर्कुलर रोड पर आत्मकथा नाम के किसी नाटक का पोस्टर लगा था. उस पोस्टर के नीचे लिखा था 20वीं सदी के अंतिम साल का महाकाव्य. ये बात उसे कुछ कम समझ में आई. उसने देखा कि हल्के रंग की नीली शर्ट पहने एक दाढ़ी वाला पढ़ा लिखा सा आदमी भी उस पोस्टर को देखे जा रहा था. एक बार उसने सोचा कि इस आदमी से मतलब पूछ ले, फिर उसने ये ख्याल छोड़ दिया. उसे मालूम था कि वहाँ किसी नाटक करने वाली एक पुरानी संस्था का दफ्तर है. ये बात उसे उसी तरह मालूम थी जैसे कि उसे कलकत्ता शहर की तमाम सड़कों पर बनी दुकानों, मकानों, ऑफिस, मंदिर, मस्जिद, चर्च और छोटी मोटी फुटपाथिया दुकानों तक के बारे में मालूम था. उसे अगर पूछा जाता था कि फलां सड़क पर इस कोने से लेकर उस कोने तक कौन कौन से छोटे या बड़े धंधे व्यापार चलते हैं या किनके दफ्तर हैं, तो वह इस शहर का एक अच्छा खासा व्यापारिक नक्शा बना सकता था. फुटपाथ के इटालियन सैलून यानी ईंट पर बैठकर हजामत बनाते नाइयों या चाबी खोने पर बंद तालों की चाबी बना देने वाले मिस्त्रियों के तो वह नाम भी बता देता. अलका दी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने आत्मकथा के पोस्टर का वर्णन किया और आत्मकथा का नाटक पदातिक थिएटर में रिसेंटली हुआ था, जिसमें कुलभूषण खरबंदा जी खुद एक्ट कर रहे थे अनुभा फतेहपुरिया और चेतना जालान जी के साथ. तो मैं दो बातें जोड़ना चाहती हूँ कि आत्मकथा पोस्टर का क्या मायने है, क्या वो आपकी प्रेरणा थी, या फिर क्या प्रेरणा थी इस उपन्यास को लिखने की? वो कौन सा पल था जब ये उपन्यास आपके जहन में आया? बहुत बहुत शुक्रिया. इतना सुंदर इन्होंने पढ़ा कि मतलब मैं खुद लग रहा था कि मैं सुनती जाऊं कि यार आगे क्या बोल रहे हैं. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आत्मकथा नाटक, तो जैसा तुमने बताया कि मैंने देखा वो पोस्टर था, तो ये जो चरित्र है कुलभूषण का, जो ये जितना आपको इन्होंने पढ़ के सुनाया कि ये शहर का एक व्यापारिक नक्शा बना सकता है, यानी कि उसको हर छोटी मोटी दुकान चाबी खो जाने से बनाने वाले मिस्त्री तक का नाम पता है. तो ये बहुत साफ जाहिर है कि ये आदमी सड़क का आदमी है. एक तरह से ये हमेशा सड़क पर घूमता रहा है और इसको हर छोटे बड़े धंधे वाले आदमी में उसकी वो उससे बातचीत करता रहा है. तो देखिए यहीं से ये जो एक चरित्र है और ये आत्मकथा नाटक के जब रूबरू होता है तो वो अपनी एक आत्मकथा लिखने की ख्वाहिश उसके मन में आती है, क्योंकि वो उसकी जो अपनी ज़िंदगी रही है एक पार्टीशन का जो वो 1964 में आता है कुश्तिया से, जो कि प्राय बॉर्डर पर ही है बांग्लादेश में, अब जो बांग्लादेश है, तो उस समय के पूर्व पाकिस्तान से वो आता है इस पार. और उसके भाई लोग पहले ही आ चुके हैं 1946 में, जब ग्रेट कैलकाटा किलिंग जो मेरे पहले उपन्यास का एक विषय था, तो 46 में जब दंगे हुए उस समय ही उसका परिवार आ चुका था. तो एक तो ये जो बंगाल का पार्टीशन था ये कोई एक बार में घटी हुई घटना नहीं थी. वासवी फ्रेजर वगैरह के जो कामों पर इन्होंने खुद भी बॉर्डर्स पर रमनजीत ने नाटक भी खेले हैं और काम किया है. तो हम ये जानते हैं कि ये पार्टीशन जो था एक लगातार चलता हुआ पार्टीशन था. तो 1964 में जब एक बड़े दंगे होते हैं तब उस समय कुलभूषण आता है और उसके बाद से वो एक सड़क का आदमी बन करके इन सड़कों पर इस तरह घूमता रहता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि अब उसके पास में कोई देश तो नहीं है उसका, और उसका जो नाम है कुलभूषण जैन,
ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है और वो इस नाम से भी छूटना चाहता है। तो ये जो कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, तो वो जो एक नया नाम लेकर के जीता है, वो एक बंगाली औरत से शादी करता है और अपना नाम वो गोपाल चंद्र दास रख करके जीता है नॉर्थ कलकत्ता में, और फिर अपने भाई के घर में बहुत सारे बस कंडक्टर के जॉब करता है, यानी तरह तरह के जॉब जो आमतौर पर एक मारवाड़ी परिवार में जो प्राय एक बिजनेस कम्युनिटी है उसका कोई बंदा करे इस तरह के जॉब कोई सोच नहीं सकता है। तो उसकी ये जो दो पैरेलल लाइफ्स वो जीता है गोपाल चंद्र दास और कुलभूषण जैन की, तो वो जब इस आत्मकथा सड़क पर घूमते घूमते ये जो नाटक का पोस्टर जब देखता है तो उसके मन में आता है कि वो भी अपनी एक आत्मकथा कहीं रजिस्टर करे, और वो अपना जो उसको एक संयोग से वो जो आदमी देख रहा है जिसका इन्होंने जिक्र किया कि वो उससे पूछना भी चाहता है कि इसका क्या अर्थ है कि ये 20वीं सदी का अंतिम महाकाव्य है, तो वो उसका अर्थ नहीं जानता है। जिससे वो पूछना चाहता है वो एक पत्रकार होता है, और फिर वो पत्रकार जो है वो एक किताब लिख रहा है, यानी कि जो 50 साल गुजरे, अभी जो बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है 1971 से 2021 के बीच की, तो ये 50 सालों पर ये पत्रकार एक किताब लिख रहा है। तो कुलभूषण को एक जगह मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ वो अपनी कहानी बताना चाहता है। तो ये जो आत्मकथा, मेरे ख्याल से हम सभी एक आत्मकथा अपनी भी जानते हैं, लिखना भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। हम जो डायरियाँ लिखते हैं तो उसके मन में ये ख्वाहिश आती है कि वो अपना नाम जो कुलभूषण जैन नाम उसने छोड़ दिया है, उस नाम को कहीं वो दर्ज करा सके। तो ये आत्मकथा नाम का जो, और उस संयोग से उसका नाम भी कुलभूषण है, जो कुलभूषण खरबंदा उसमें मुख्य एक्टर थे। तो मेरा ख्याल है कि जब मैंने वो नाटक देखा तो कहीं पैरेलल मेरे दिमाग में इस कुलभूषण की, इस सड़क पर घूमते आदमी की, जिसका नाम एक आयरनी है, क्योंकि उसका जो परिवार है वो अब तो अपने कुल का भूषण नहीं है, उसके परिवार के लिए वो एक ब्लाइट है, उसका नाम जो है, और वो खुद भी इस नाम से छूटना चाहता है। तो ये पूरा जो किरदार था वो नाटक देखते देखते मेरे दिमाग में कहीं एक पैरेलल एक नाटक खड़ा होता गया, और डेफिनेटली मैंने अनुभा को लिखा भी कि देखो, मतलब कि तुम्हारा नाटक देखने के बाद से मेरे दिमाग में कहाँ से ये इस पात्र की आत्मकथा लिखने की योजना चली है। आपने नाम का वर्णन किया है, तो मैं इस समय वो जो उनके दो नाम थे उसके बारे में कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूँ। उसके बड़े भाई थे कुलभूषण के, और वो उन सब से बहुत अलग था। उसके बारे में बाद में वर्णन करेंगे। उसका भाई उसको कहता है, भूषण तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने माँ बाप, कुल, धर्म, गोत्र सब बदल दिए। अरे तूने बंगालिन से शादी की तो चल, कोई बात नहीं, तू उसे अपना नाम देता, तू खुद बंगाली बन बैठा। कुश्तिया में हम लोग बंगालियों के बीच बंगाली बनकर रहते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे, उन्हीं की तरह परवल, तोरू, लाल पत्ता, साग, भाजा, चरचरी खाते थे। पर क्या हमने अपने नाम गोत्र बदल दिए थे? भैया, ही रिप्लाइज, वो जवाब देता है, भैया कुश्तिया से जैसे हमें भगाया गया क्योंकि हम मुसलमान नहीं थे, वैसे ही मुझे तोलीपाड़ा से भगा दिया जाता। मुझे गोपाल चंद्र दास बनना पड़ा। मोहल्ले के लड़के दुर्गा पूजा पर चंदा मांगने आए तो कहा, जैन बाबू 5000 से कम नहीं लेंगे आपसे, आप तो बड़े आदमी हैं, इससे कम देने से आपको पाड़ा में रहने नहीं देंगे। सोचो भैया, मैं फिर घर बार उठाकर तुमसे मांगने के लिए आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता तो तुम्हें क्या अच्छा लगता? कुश्तिया की खांटी बांग्ला में मैंने कहा, क्या बोलते हो? कौन जैन बाबू? मेरा नाम तो गोपाल चंद्र दास है। 5000 रुपए तो मेरे बाप दादों ने भी नहीं देखे। ये तो मेरे साल भर के खर्च से भी ज्यादा है बाबा। दुर्गा माँ की जय हो। माँ, इस गरीब पर तुम अप्रसन्न मत होना। सो दिस लिटिल पीस, ये छोटा सा जो टुकड़ा है इस किताब का, वो बहुत कुछ समाये हुए है इसमें, कि कैसे
हमें एक दूसरे के संप्रदाय की तरह रहना पड़ जाता है जब डायस्पोरा की बात होती है, व्हेन वी माइग्रेट, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और कैसे कभी कभी नाम बदलने पड़ जाते हैं, तो वो सिर्फ उन लोगों के नहीं थे जिन्होंने धर्म बदल लिया या और बहुत कुछ कर लिया, पर बहुत कुछ छोटी छोटी कहानियाँ उस समय में हुई। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि कैसे हमें एक दूसरे के तरह रहना पड़ जाता है, खान पान बदल जाता है और शायद नाम भी बदल जाता है। देखिए, इसकी भी मेरी एक यात्रा है, क्योंकि जब मैं पहला उपन्यास लिख रही थी कलिकथा वाया बाईपास, तो एक जो हिस्टोरिकली हम जाते हैं, क्योंकि एक जीवन हमारा अपना होता है जो हम जीते हैं। तो मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ी जहाँ पर सब हिंदी भाषी लोग पढ़ते थे, शिक्षा यत्न स्कूल जो यहाँ पर है। तो हम लोगों को कभी भी एक जो ये बंगाली मारवाड़ी का जो टसल है, उसका हमारा ऐसा कोई डायरेक्ट अनुभव नहीं था। सिर्फ एक बार ऐसे हुआ कि क्लास 9 में टीचर्स बंगाली होती थी, तो जो फिज़िक्स की टीचर थी, उन्होंने कुछ एक ऐसा कमेंट किया कि हाँ, सब मारवाड़ी लोग तुम लोग ऐसा ही करते हो। तो मतलब मुझे बड़ा उस समय एक शॉक लगा कि मतलब कि क्या मतलब कि हम अलग हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम बहुत सी बातों को हमारे कॉग्निजेंस में हम जानते होते हैं, लेकिन कहीं जब हम व्यवहार में उनको फेस नहीं करते हैं तो हम उनसे रूबरू उस तरह नहीं होते हैं। तो वो एक छोटा सा किस्सा था। उसके बाद मैं लोरेटो कॉलेज में आई, तो वहाँ पर एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट था, और जहाँ हमेशा ये बात पता चलती थी कि आप एक हिंदी भाषी स्कूल से आए हैं। तो मुझे ये लगा कि एक जो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, वो इतना अधिक, इतना वो इंटरनलाइज्ड हो गया है कि आप हमेशा एक कास्ट आप बनाते रहते हैं। और कहीं आप एक मतलब एक आप हिंदी स्पीकिंग स्कूल से आए हैं तो आपका एक कास्ट वो हो गया, फिर आप मारवाड़ी हैं तो आपका एक कास्ट ये हो गया। तो एक लड़की ने मुझे कहा कि ऑल मारवाड़ीज आर रिच। तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुमको दिखाती हूँ कि ऑल मारवाड़ीज आर नॉट रिच। क्योंकि मैंने देखा था कि मतलब कि जो हमारे परिवार के जो दूसरे लोग थे, या हम भी किन्हीं और परिवारों के जो हमारे जो बाकी के परिवार थे, उनकी तुलना में हम पुअरर कज़न्स थे, और हमसे भी नीचे के और जो परिवार थे जो लोग हमारे लिए पुअर कज़न्स थे। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि बहुत सारी बातें जो आप जब एक जीवन से आप जुड़ते हैं, तो अब जैसे किसी ने इससे जुड़ी हुई बात नहीं, पर फिर भी बता देती हूँ, ख्याल में आ रहा है तो, कि ऑल मुस्लिम्स आर फेनेटिक्स। तो मैंने इस तरह की जो बातें होती हैं वो आपको एक बहुत बड़ा एक शॉक की तरह से लगती हैं। और तब ये जो मारवाड़ी बंगाली का जो एक रिश्ता है, ये मेरे सामने मतलब उस समय पहली बार ये खुला। फिर जब मैं कलिकथा वाया बाईपास के लिए रिसर्च करने उतरी, और बहुत सारे लोगों से जो उस समय जिंदा थे, यानी उस बात को भी इतने साल हो गए हैं पब्लिश हुए को, कलिकथा को, तो मुझे ये पता चला कि जो लोग पहली पीढ़ी जो लोग आए थे कलकत्ते, तो उन्होंने किस तरह से ये जो बंगाली मारवाड़ी जो रिलेशनशिप थी, या जो एक जो टसल था, जो द्वंद्व था, उसको उन्होंने किस तरह से फेस किया था। तो कलिकथा में बहुत सारे ऐसे किस्से अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेंगे कि जो कुछ एक कैरेक्टर जो किशोर बाबू का, वो कहता है कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो ये लोग हम लोग को जो खोट्टो और मेड़ो बोलते हैं ना, तो ये सब मारवाड़ी मतलब जो बंगाली था, जो एक पढ़ा लिखा, क्योंकि सबसे अधिक एनलाइटेंड वही कास्ट था एक तरह से जो आज़ादी के पहले। तो उन लोग मारवाड़ियों को किस तरह से देखते हैं, तो उनको मेड़ो खोट्टो कहते हैं। तो ये जो हमको उन लोग ये ऐसा कहना हम लोग बंद कर देंगे। और मारवाड़ी जाति का जो एक अपना इनर जो एक रिनेसां जो चला आज़ादी के आंदोलन के पैरेलल, कि मतलब कि अब उन लोग ये नहीं चाहते थे कि मारवाड़ी औरतें जो सिर्फ दुपट्टा ओढ़कर और पहन के सारे दिन भर पीढ़े पर बैठी रहती हैं, और कहाँ खाती हैं, कहाँ मुंह में जाता है घूंघट में, उनको पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे आंदोलन मारवाड़ियों में भी समाज सुधार के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। इनफैक्ट 2 गुट थे, एक था माने सनातनी, जो कि मतलब कि पूरी तरह से प्योरली मतलब जो चलना चाहता था, और दूसरे थे सुधारकवादी। तो इनको चपकनिया भी कहते थे कि वो अंग्रेज़ों की तरह के माने चपकन पहनते थे, लॉन्ग कोट्स पहनते थे। तो इस तरह का ये जो टसल था, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत एक मतलब उस समय मतलब हालांकि मेरा देखा हुआ नहीं था, पर बहुत सी छोटी छोटी बातें फिर आपको आपके जहन में याद आती हैं जब आप बहुत सारी इस तरह की चीज़ों से आप गुजरे होते हैं। तो मुझे लगता है कि कुलभूषण का जो किरदार है वो अपने आप में एक इस तरह से एक यूनिक किरदार है कि वो मारवाड़ी होते हुए भी मारवाड़ी नहीं है, वो शक्ल सूरत से मारवाड़ी नहीं लगता है। इन्होंने कहा कि हम उसके रूप का वर्णन बाद में करेंगे। तो वो बहुत लंबा उपन्यास के जो ब्लर्ब है उसी में आता है कि
1.5 चप्पल पहनकर घूमता, यह काला लंबा दुबला शख्स कौन है? यह हर बात पर इतना खुश कैसे दिखाई देता है? और इसको भूलने का बटन देने वाला वो श्यामा धोबी जो कुष्टिया में था, वो कहाँ गया? तो ये मतलब बिल्कुल शुरुआत में जो उसका एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि उसका जो एक इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, और वो 1.5 चप्पल पहनकर, माने आधी चप्पल उसकी टूट करके कहीं गिर गई सड़क पर घूमते घूमते। तो और ये जो भूलने का बटन है, ये भूलने का बटन वाली बात, और वो श्यामा धोबी, तो ये मतलब कुलभूषण हमेशा अपने को आइडेंटिफाई करता है जो लोअर कास्ट हैं, जो उसकी तरह दिखने वाले हैं। तो मतलब कि ये जो उसके ऊपर में जो जिस कास्ट का वो है, वो कास्ट उसको एक तरह से डिसओन करता है, और वो खुद अपने को जिस कास्ट से आइडेंटिफाई करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो बंगालियों से अपने को आइडेंटिफाई करता है, वो अपने को लोअर कास्ट के लोगों से आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह जो उसका एक जो अपना जो उसकी एक जीवन की जो विडंबना है, उसकी जो आयरनी है, वो सब ये एक जो बंगाली मारवाड़ी का जो सवाल है, वो उनसे एक अलग तरह से वो उसको वो फेस करता है। आपने 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही अलका दी की, ये जो जनरलाइजेशंस होती हैं, फोनेटिक्स कह देना, कल्चर एंड एग्रीकल्चर कह देना, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, और यही एक बॉर्डर की और डिवीज़न के बातें बन जाती हैं। उसके अलावा आई कम बैक, बट आई थिंक आई विल जस्ट शेयर द लास्ट लाइन्स ऑफ द बुक, जहाँ वो पत्रकार को कहता है कि आप कुलभूषण जैन का नाम दर्ज कीजिए, गोपाल चंद्र दास का नहीं। सो दिस इज़ हिज फाइनल वर्जन। वो फाइनली कहता है कि मेरा जो पहला नाम है उसी को आप दर्ज कीजिए, और बहुत बार बार उसको कहता है, यहाँ तक कि पत्रकार थोड़ा सा झुनझुना उठता है और परेशान हो जाता है। और आपने जो ये मारवाड़ियों में रेवोल्यूशन की बात की या औरतों के आंदोलन की बात की, तो मैं सबके साथ ये एक लाइन में शेयर करना चाहूँगी कि वो आंदोलन अभी तक जारी है, चाहे वो बंगाली हैं या मारवाड़ी हैं। आई वर्क विद ऑल वीमेन थिएटर ग्रुप, और उसमें यहाँ तक की कहानियाँ आई हैं कि मेरी जो सबसे पावरफुल एक एक्ट्रेस है, वो घर में अभी तक घूंघट लेके जाती है, और वो एकदम मॉडर्न रिचेस्ट फैमिली ऑफ कैलकाटा, और वो लैंडिंग में अपनी साड़ी उतारती थी, काले कपड़ों में आती थी क्योंकि मेरे साथ नाटक करना था, और नाटक करने के बाद वापस जब घर पहुंचती थी तो लैंडिंग पे साड़ी पहनती थी और घूंघट सर पे लेके एंट्री लेती थी। अभी अनफॉर्चुनेटली उनके सास ससुर गुजर गए, और वो एकदम बोहेमियन कपड़ों में मिलती है, वो धोती सलवार और ये स्कार्फ इधर, वो टॉप उधर। तो मैं कहती हूँ ये कौन है? वो कहती मैं इस किरदार को जाने बिना मर जाती अगर थिएटर मेरी लाइफ में नहीं आया होता। और बंगाली फैमिलीज़ में भी मुझे लगता था कि वहाँ इतनी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन जो आज के पुरुष हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग औरतें हैं जिनके मन में इतने सवाल हैं, जो हर बात पे सवाल करती हैं, जो हर बात में अपनी बात कहती हैं, उनके साथ डील कैसे करें, उनसे प्रेम कैसे करें। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। कमिंग बैक टू जो नायक है हमारा कुलभूषण, मुझे तो उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो हमारा आज का एकदम गोरा और लंबा चौड़ा, जैसे हम सोचते हैं कि इस तरह के आदमी से आपको प्रेम होगा, वैसा किरदार, वैसा नायक नहीं है। वो मटमैले रंग का है और उसे किताब में बदसूरत कहा गया है, ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइनें पढ़ना चाहूँगी। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जादू की डंडी सी फेर देती थी। उसे ये बात भी शहर की गलियों के चप्पे चप्पे की तरह मालूम थी। बचपन से ही अपने को शीशे में देखकर वह बहुत मायूस हो गया था। एक तो उसके सारे भाई बहनों से उलट उसका रंग मटमैला था, और ऊपर से उसके नाक नक्श भी कहीं पिचके तो कहीं फूले हुए से थे। जाने क्यों उसके साथ ऊपर वाले ने ये मजाक किया था। वह बचपन से बहुत क्रोधी था।
बाकी लोग तो उसे कोई पत्ता नहीं देते थे, पर वह सबका बदला माँ से लेता था। थोड़ा आगे बढ़ूंगी। उन्हीं दिनों किशोर अवस्था में उसे श्यामा धोबी मिला था, जो अपने आप के साथ उन दिनों उनके घर धोने के कपड़े लेने आने लगा था। तब वे लोग ईस्ट पाकिस्तान के कुश्तिया शहर में रहते थे। श्यामा इतना बदसूरत था कि शायद उससे अधिक बदसूरत इंसान हो ही नहीं सकता। वह तवे की तरह काला था और उसका पूरा चेहरा चेचक के दागों और गड्ढों से इस तरह पटा हुआ था कि उसकी आंखों की सफ़ेदी से ही पता चलता था कि उसकी आंखें हैं। पर श्यामा इस तरह चलता और खुश दिखता जैसे उसे जाने क्या खजाना मिला हुआ हो। उसके बाप गोबिंदो धोबी ने माँ से कहा था, एक ही बेटा दिया है ऊपर वाले ने, माता माई ने बख्श दिया, ये क्या कम है, अब इसे रोजगार सिखाना है माँ जी। माँ उसकी बदसूरती से एक बार चौंक गई थी, पर माँ ने अपने मन की बात छुपाते हुए कहा था, अरे कितना हंसमुख है ये सदा, कितना हंसमुख है ये, सदा ऐसा ही खुश रहना बेटा। श्यामा धोबी ने ही कुलभूषण को भूलने के बटन के बारे में बताया था। आई विश वी ऑल फाइंड दैट भूलने का बटन। अरे कुलभूषण, अपने शरीर में ऊपर वाले ने एक ऐसा बटन लगाया है कि बस अपनी अंगुली उस पर रखी और तुम सब भूल जाओगे कि लोग तुम्हारे ऊपर कैसे हंसते हैं। बटन दबाया कि तुम्हारी पूरी आत्मा में खुशी की लहर उठने लगेगी। तुम दुखी रहना चाहोगे तो भी नहीं रह पाओगे। हमारे धोबी तालाब पर एक बार एक कनपटा जोगी आया था, तब मैं 13 साल का था। उसने मुझे कहा कि चेचक माता ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो किस लिए? मुझे मालूम था कि मैं मन मरकर जिंदा हुआ था। तब जोगी ने कहा कि मैं तुम्हें भूलने का बटन बताता हूँ। कभी भी मन पर कोई परछाई घिरने लगे तो बस बटन दबाना और चमत्कार देखना। This also reminds me of lines from, Chitra Devi, Chitra Banerjee Devakaruni's book. I think it's called Draupadi, Palace of Illusions. एंड उसमें वो कृष्णा द्रौपदी को कहते हैं कि तुम जैसा अपने आप को देखोगे वैसा ही दुनिया तुम्हें देखेगी. सो इट ऑलमोस्ट रिलेट्स टू दैट. सो व्हाई डिड यू थिंक ऑफ इट एंड हाउ मेनी बॉर्डर्स यू आर ट्राइंग टू क्रॉस? आप कितने सारे बॉर्डर ऑफ कास्ट, ऑफ कम्युनिटी, ऑफ crossing from one nation to the other, because now there are 2 nations, and then of color and personalities, and how we are so conditioned about appearances. So over to you. नहीं, बहुत अच्छा सवाल है. एंड मैं कहूँगी कि ये जो पार्टीशन एक तरह से जो थीम है इस उपन्यास की, तो ये पार्टीशन कितने लेवल्स पर काम करता है हमारे जीवन में. कितने हम पार्टीशंस बनाते जाते हैं, कितने लोगों को हम अपने से दूर करके कैटेगराइज करते जाते हैं. तो मेरा ख्याल है कि मतलब कि ये जो एक हमारी एक जो टेंडेंसी है, जो एक वृत्ति है और हमारी माइंड्स की जो कंडीशनिंग है, मेरे ख्याल से साहित्य अगर इसको एक्सप्लोर करता है तो कहीं ना कहीं वो इन बाउंड्रीज को तोड़ने का भी काम साथ साथ करता है. मेरा एक उपन्यास है कोई बात नहीं, उसमें एक हैंडीकैप्ड बच्चा है. वो कहता है कि क्लासरूम में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, वो कहता है कि क्लासरूम में भी अलग अलग पाड़े हैं, अलग अलग मोहल्ले हैं. कि माने कि सारे बंगाली लड़के एक तरफ बैठते हैं, सारे क्रिश्चियन लड़के एक तरफ बैठते हैं और मारवाड़ी लोग इधर उधर एक तरफ में स्कैटर्ड उन लोग बैठते हैं. तो ये देखिए कि धर्म के नाम पर कि जो एंग्लो इंडियन लड़के हैं या क्रिश्चियन हैं वो एक तरफ बैठ रहे हैं, जो मारवाड़ी हैं वो एक तरफ बैठ रहे हैं, जो बंगाली है एक तरफ बैठ रहे हैं. और ये मतलब आज की जो स्कूल है, आज की जो एक अच्छी नाम वाली क्रिश्चियन स्कूल है, उसका मैं वर्णन करती हूँ. तो ये देखिए कि मतलब कि कुलभूषण चूंकि बदसूरत है, सबसे पहला जो उसका जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है या उसका जो मार्जिनलाइजेशन है, सबसे पहले वो बचपन से ही अपने को शीशे में देख करके मायूस हो गया था अपने पर. तो ये जो सबसे पहला जो मार्जिनलाइजेशन है वो तो अपने रूप रंग के कारण है. और उसके बाद में उसकी चूंकि दोस्ती जिन लोगों से होती है वो या तो बदसूरत हैं या वो उसके मुस्लिम दोस्त बहुत सारे हैं. तो वो वहाँ पर कुश्तिया भी की जो जगह है
उसका भी एक बहुत माने अपने आप में बहुत महत्व है। तो रविंद्रनाथ भी कुष्टिया के पास सिलाईदह के ही थे। रविंद्रनाथ ने वहाँ बैठ कर के बहुत सारा काम किया है। और लालन फ़कीर, जिससे रविंद्रनाथ बहुत इन्फ्लुएंस थे, लालन फ़कीर की दरगाह भी कुष्टिया में है। तो वो हमेशा से एक हिंदू मुसलमान की एकता का एक जो मैसेज जो एक इनबिल्ट था, वो किस तरह से मतलब टूटता है। तो ये जो बहुत सारी जो मजबूतियाँ होती हैं, एक परिवार हम सोचते हैं कि वो सपोर्ट करेगा अगर कोई बच्चा बदसूरत है या हैंडीकैप्ड है या किस तरह से, तो लेकिन हम देखते हैं कि वो हर जगह वो एक निराशा जैसे एक वो टूटन, जो एक बिखराव है, जो एक उम्मीदों का बिखरना है, डिसइल्यूजनमेंट है। तो इस तरह से वो तरह तरह से इस तरह वो काम करता रहता है। और तो मुझे लगता है कि ये जो मार्जिनलाइजेशन है, ये फिर कितने स्तरों पर किस तरह से हम लोगों को एक लगातार डिवाइड करता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी हर किताब में शायद कहीं वो एक पड़ताल, वो एक एक्सप्लोरेशन रहता है कि मतलब कहीं हम इन सब बातों से उठकर क्या मतलब इसके बियॉन्ड जाकर के क्या हम एक मनुष्यता, एक मानवता हम हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि लिटरेचर, साहित्य कहीं ना कहीं एक उसी को पाने की एक उसको छू लेने की या उसको उस संदेश को पहुंचाने की एक कोशिश होती है। और भूलने का बटन तो आपने बहुत ही प्यारी, हाँ, ये जो अपमान है, गुर शिक्षा दे दी है। ये जो अपमान है, जो ह्यूमिलिएशन है, जो कुलभूषण हर पग पग पर झेलता है। तो इसमें एक किस्सा आता है जो तुम शायद पढ़ती तो बहुत अच्छा बोलती, लेकिन वो अपनी बहन के यहाँ जाता है। बहन बहुत अच्छे परिवार में, मेरे पैसे वालों के यहाँ ब्याही हुई है। तो रुपयों की इतनी कमी है, इतनी किल्लत है कि मजबूर होकर के बहन के घर जाता है। तो वो 1.5 चप्पल बाहर उतार देता है, बहन के पास जाता है। बहन देखते ही उसको शक पका जाती है कि अरे कोई देख लेगा कि ये आया है। जल्दी से रुपयों को मोड़ करके उसके हाथ में घुसा देती है कि लो दे दिया, आप जाओ। तो इतने में बहन की ननद आती है और बाहर में वो 1.5 चप्पल देख लेती है और कहती है, ओ माय गॉड, ये कौन आया है, ये किसकी चप्पल है। और जैसे ही कुलभूषण ये सुनता है, वो तुरंत माने लपक कर एकदम तेज़ी से दौड़ता हुआ अपनी चप्पल को पहन करके और ये जा वो जा, और वो उसके बाद वो फिर कभी बहन के दरवाजे पर नहीं आता है। तो उसको पता है कि जो माँ दिवाली पर जो पेठा सुहाली मारवाड़ियों का जो एक ट्रेडिशनल जो खाना होता है वो बना करके जब भेजती है, तो बहन के ससुराल वाले लौटा देते हैं कि हम लोग ये सब खाते नहीं, तला फला, हम मेवे खाली खाते हैं। तो वो मतलब ये जो ह्यूमिलिएशंस हैं, मतलब कि माने परिवारों के अंदर में माने एक स्टेटस के कारण जो बहुत मतलब हर समय माने ये जो कितनी तरह के ह्यूमिलिएशंस, और कुलभूषण के लिए तो खैर हर जगह हर कदम पर माने उसमें एक किस्सा है कि बड़े भाई की बेटे की बहू कहती है कि चाचा जी मेरी एक भारी साड़ी में आयरन कर देंगे क्या। तो ये जो आयरन की आयरनी है, तो कुलभूषण कहता है कि हाँ क्यों नहीं कर देंगे, और वो हमेशा 2 बार कहता है, जरूर कर देंगे भाई, क्यों नहीं कर देंगे। एक बार वो अपने को समझाने के लिए कहता है और एक बार वो उसको समझाने के लिए कहता है। तो ये जो आयरन करना है, जो इस तरह की जो मीनियल जॉब्स हैं, मेरी जो पहली कहानी थी आपकी हंसी, उसमें भी एक ऐसा सा किरदार था जो कि घर में रहता है, तो वो मालिक है या नौकर है ये कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो है तो वो मालिक के परिवार का, लेकिन काम वो सारे नौकरों के करता है। तो ये जो मतलब कि ये जो परिवारों के अंदर में ये जो बना हुआ रहता है ना, ये पता नहीं बचपन से ही मुझे मतलब हमेशा से बहुत एक स्ट्राइक करता रहा कि अगर परिवार में कोई विधवा है तो वो कैसे रहती है और वो कैसे खाती है, उसके लिए क्या क्या डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। तो ये जो शायद एक जो डिस्क्रिमिनेशंस बहुत माइन्यूट लेवल पर काम करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले ये सोचते भी नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। शुरू में जो एक लाइन आती है ना कि बड़े भाई का लड़का कहता है कि चाचा मेरी गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंसी थी, मैंने देखा कि जो मदारी सड़क पर घूमता है तुम उससे इतनी गप लगा रहे थे, तुम उससे इतनी क्या बातें कर रहे थे। तो कुलभूषण कुछ कहता नहीं है, बस हंस देता है, और वो जानता है कि जब वो चला जाएगा तो सारे बच्चे मिलके कहेंगे अरे चाचा उससे कोई नई बिजनेस की आइडिया ले रहे होंगे, और इतना हंसेंगे कि सबके आंसू गिरने लगेंगे। तो वो जानता है कि उसके लिए कौन कौन से ह्यूमिलिएशंस इन स्टोर हैं। तो ये भूलने का बटन नहीं हो तो शायद मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब कि जो हम सड़कों पर देखते हैं, जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गाड़ी आपके दरवाजे पर नॉक करके पैसे मांगते हैं आपकी खिड़की पर,
तो ये सब लोग हम सब शायद कहीं भूलने का बटन लेकर के, मैंने जो एकदम जो फिजिकल लेवल पर जो इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, उससे लेकर के जो मानसिक जो स्पिरिचुअल लेवल पर जो बहुत सारी तकलीफ़ें आदमी झेलता है, अगर वो नहीं झेल पाता, ये भूलने का बटन हम सबके पास में कहीं ना कहीं तो है ही, वरना हम कैसे जीते। आपने सड़क के बच्चों की बात की। झरिया में अगर आप कोयले की खानों में जाएंगे, वहाँ के बच्चे कभी कभी 2-2 दिन तक उनको खाने को नहीं मिलता और वो इतने खुश दिखाई देते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सो आई गेस दे ऑल हैव द भूलने का बटन। हम सबके पास है ही। तो ये उपन्यास ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की पार्टीशन, फिर उसके बाद कितने साल तक लोग यहाँ पे आते रहे और रिफ्यूजीज़ की जो व्यथा है और उनकी जो कहानियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी करता है और समोए हुए है अपने में। तो हमें 2-3 बातें जाननी है कि जो पूरे रिफ्यूजीज़ का आपने इसमें वर्णन किया है उसके बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं, और क्या ये ऑटोबायोग्राफिकल है, कहीं पे आपके कोई एंसेस्टर्स वहाँ से आए थे, या आपके परिवार का कितना अंश हमें यहाँ पे मिलता है? देखिए, रेफ्यूजीज़ की जो बात है तो मतलब एक तो कुलभूषण भी एक गजब रेफ्यूजी है, क्योंकि वो अपने परिवार में भी रेफ्यूजी है उसका, वो तो बिल्कुल। और ये जो रेफ्यूजीज़ आए थे तो डेफिनेटली मतलब इन लोगों की जो हम एक बार रायपुर गए थे किसी शादी में, तो पता चला कि वहाँ पर एक माना कैंप है। तो ये सारे रेफ्यूजीज़, दंडकारण्य प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, सबसे पहले जो लोग आए, जैसे जो पंजाब के रेफ्यूजीज़ थे उनको सरकार ने बहुत एकोमोडेट किया था, लेकिन सरदार पटेल ने कहा था कि बंगाली लोग खाली रोना जानते हैं, तो ये क्यों आते हैं वहाँ से, बोले वहाँ भी तो बंगाली हैं, यहाँ भी बंगाली हैं, क्यों आ गए हैं यहाँ पर। तो बंगाल के रेफ्यूजियों के लिए ऐसा कुछ बंदोबस्त किया नहीं गया। तो जो लोग आए पहले, तो वो पहले तो अपने लोग ने जबरन दखल कॉलोनियाँ बना ली। आपने भी बचपन में भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जो कैनाल है उसके आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके पाइपों के अंदर में जहाँ तहाँ मतलब लोग घुस गए, और जहाँ जगह मिली वहीं घुस गए। तो जो पत्रकार का जो रिसर्च है, जो पत्रकार देखता और बताता है कि किस तरह से लोगों ने मतलब बिल्कुल मतलब एक माने एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी जो जहाँ सब कुछ सिक्योर था उसको छोड़ करके किस तरह वो लोग आए। एक बंगाली रचनाकार हैं, लेखक हैं मिहिर सेनगुप्ता, तो मैं उनके घर उनसे मिलने गई। उनकी किताब का अनुवाद हम लोगों ने किया था, यात्रा बुक्स ने उसको छापा था, विषाद वृक्ष के नाम से उनका उपन्यास था बांग्ला का। तो मिहिर सेनगुप्ता को मैंने देखा कि वो हर समय वो एक कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए हमारा ये घर था बांग्लादेश में, जो पूर्व पाकिस्तान था उसमें हमारा ये घर था, इसमें कितने कमरे थे, हमारे पास कितने पेड़ थे। तो और उनके उपन्यासों में किस तरह से वो जो एक नॉस्टैल्जिया है, तो इसमें मैं एक जगह आता है कि जो रेफ्यूजी है उसके लिए समय पास्ट से फ्यूचर की ओर नहीं जाता है, वो समय जो है वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाता है। पृथ्वी उसके लिए उल्टे चक्कर लगाती है, वो अपनी स्मृतियों का तोता है, वो हमेशा तोते की तरह उन बातों को दोहराता रहता है जिनको वो छोड़ा है। वो कभी भी उससे उबर नहीं पाता है कि वो आज उसकी ज़िंदगी क्या है। जीवनानंद दास जो बांग्ला के इतने बड़े कवि थे, उनकी 1954 में ट्राम लाइन से टक्कर खा करके उनकी कलकत्ते की सड़कों पर वो मर गए। लोग कहते हैं कि शायद सुसाइड था, किसी को पता नहीं। तो ये जो कुलभूषण है वो कहता है कि वो जो नदी छोड़ कर के आया है, ये नदी मेरी आत्मा में बहती है। कलकत्ते में भी गंगा है, पर उनकी जो गोराई नदी थी जो कि गंगा की एक शाखा है और उसको लोग गंगा ही कहते थे, वो कहता है कि वो गंगा मेरी अब मेरे आंसुओं में बहती है, वो मेरे अंदर बहती है। वो 700 नदियों का देश था जिसको हम छोड़ करके आए। और मैंने देखा कि जितने लोगों से मैंने बात की वो हर समय किसी न किसी नदी की बात आपको बताते हैं। वो एक पात्र है, वो कहता है कि देखो जब अभी मैं आया हूँ और अपने किसी रिश्तेदार के चौके में सोता हूँ, वो सुबह 5 बजे कहता है कि उसको चाय पीनी है, मन तो कर, और रेफ्यूजी शब्द सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि कलेजे में किसी ने घूंसा मार दिया है। मतलब अब हम इंसान नहीं रहे, हम इंसान से एक नीचे कैटेगरी में रेफ्यूजी बन गए। मन तो करता है कि वो शीतलाक्षा नदी जो बह रही ना उसमें जा करके उसी में डूब मरूं। यानी वो मरना भी अगर चाहता है तो वो कलकत्ते की गंगा में नहीं मरना चाहता है, वो जा करके शीतलाक्षा नदी में डूब के मरना चाहता है। तो आप देखिए कि मतलब कि, और फिर मैंने पढ़ा अखबार में
कि रमन सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने उस समय के बंगालियों को अभी ज़मीन दी है। यानी जो माना कैंप है उसके रेफ्यूजियों को वो एक 50 साल 46 साल बाद उनको अभी ज़मीन दी जा रही है कि अब ये ज़मीन का टुकड़ा आपका हो गया। तो ये जो रेफ्यूजी हैं, ये जो आए हैं और जो जाते हैं, जिनको आप वासवी फ्रेजर का भी आपने काम पढ़ा है, जो बहुत सारी ओरल हिस्ट्री उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने, और जो लोग दंडकारण्य, फिर भारत सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे कैंप खोले थे। बाद में कैंपों को बंद कर दिया गया, परमानेंट लाइबिलिटी कैंप, PIL कैंप बोल करके किताब भी है बांग्ला में। तो ये सारे कैंप बंद कर दिए गए और कहा कि आप दंडकारण्य जाइए। अब वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, तो यहाँ पर जुलूस निकलते रहे कि हम लोग बंगाल में ही रहेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। सरकार ने वहाँ ट्यूबवेल बंद करवा दिए, खाना जो डोल मिलती थी, जो राशन की डोल दी जाती थी, वो बंद कर दी। भूखे मर जाएंगे लेकिन बंगाल छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर भी बहुत सारे लोगों ने देखा कि कोई उपाय नहीं है, तो वो ट्रक में लद लद करके, और दंडकारण्य जो प्रोजेक्ट था वो एक जो ट्राइबल एरिया था बेसिकली, उसका प्रोजेक्ट था। वहाँ पर शेर, चीते, बाघ खा जाएंगे। कुलभूषण भी पहुँचता है वहाँ पर, क्योंकि परिवार में जो भाई है वो कहता है कि मेरी बीवी की सोने की चेन तुमने चुरा ली। वो तो चोर है, उसको तो, वो तो ब्रांडेड है, वो चोर है, आवारा है, चरित्रहीन है, उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं परिवार के पास में। तो वो जिद करके वो सोचता है कि चलो जब मैं भी रेफ्यूजी हूँ तो मैं दंडकारण्य जाता हूँ। तो वो वहाँ भी पहुँचता है और वहाँ देखता है कि मैंने किस तरह से लोग जी रहे हैं। एक उसमें कुंती बूढ़ी का एक चरित्र आता है, जो अब उन लोग दंडकारण्य में भी जैसे बहुत लोगों को ज़मीन नहीं दी गई थी, अब बसाया जा रहा है। वो पड़े हैं 5 साल से वहाँ पर। अब फिर जब कुलभूषण पहुँचा है तो अब उनको फिर से ज़मीन दी जा रही है, और अंदर में जाके पेड़ काटे जा रहे हैं अभी, माने और बसाया जा रहा है उसको, एरिया को। तो वो कुंती बूढ़ी कहती है कि देखो 14 साल पहले हम जब आए थे ना, तो मेरा ये जो पोता तुम देख रहे हो ना ट्रक में लदा हुआ, इसका आप अगर कवर देखेंगे तो इसमें देखिए ये कवर में ये ट्रकों पर सामान लद रहा है, जो उनके अपने बोरिया बिस्तर लेकर के और ट्रकों पर लद रहा है। और ये दंडकारण्य प्रोजेक्ट है जिसमें अब इन लोगों को और दूर अंदर भेजा जा रहा है। तो वो कहती है कि देखो ये 14 साल पहले ना, जब हम ट्रक में आ रहे थे तो मेरी बहू को दर्द उठ गया, तो ट्रक को रोक करके इसको यहीं पैदा कराया गया था। और अब देखो अब 14 साल बाद हम लोग फिर जा रहे हैं, और फिर हम अब दूसरी जगह फिर आगे जा रहे हैं, और जो लाल मिट्टी की धूल है वो उड़ रही है। सबके चेहरों पर ऐसे लगता है कि होली खेली गई है लाल रंग की। जो लाल मिट्टी है ना, वहाँ की जो भुरभुरी जो लाल मिट्टी होती है, तो जब ट्रक चलता है तो मिट्टियाँ उड़ती हैं। तो मतलब कि किस तरह का, मतलब एक जो जीवन जो बार बार आप उजड़ते हैं और बार बार आप कहीं भी बस नहीं पाते हैं, या जो बस गए हैं उनको देख करके आपको मन में यह आशा होती है कि हम बस जाएंगे। तो ये जो पूरा जो एक मेरी जर्नी थी, इसको एक जानने की कि जो रेफ्यूजीज़ आए उनके साथ किस तरह का क्या हुआ, और आज तक उनको ज़मीनें दी गई हैं। यानी कि 4 साल पहले, किताब लिखते लिखते की बात बता रही हूँ कि पढ़ा कि अखबार में आया, तो मतलब कि ये समझ में आता है कि जो रेफ्यूजी है वो किस दर्द से गुजरता है। और ये एक ऐसा दर्द है जिसको आप नोस्टैल्जिया या इस तरह की बातें कहकर आप खारिज नहीं कर सकते हैं। वो उस दर्द को रोज जीता है, वो उसको पल पल जीता है। जो वो देखता है कि कहीं से खुशबू आती है तो कहता है कि अरे ये तो हमारे गांव में जो मिठाई वाला था उसकी खुशबू है, उसकी मिठाई में ये खुशबू आया करती थी, जो बंगाली मिठाई में। तो देखता है कि उसका लड़का वहाँ पर, अब वो लोग बस गए हैं और वो वही मिठाई वहाँ बना रहा है, तो उस सुगंध को भी पहचान लेता है। तो ये देखिए कि मतलब कि ये जो पूरी एक और आज भी हम जानते हैं, आप सबने देखा होगा वो चित्र, एक बच्चा पड़ा हुआ है समुद्र तट पर मरा हुआ, हाफ पैंट शर्ट पहने हुए, जो सीरिया के रेफ्यूजीज जो आज भी पलायन करते हैं। हम एक बार स्पेन गए थे किसी एक किताब के सिलसिले में, तो देखा कि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के उसके बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, रेफ्यूजीज आर वेलकम। तो मैंने कहा अरे बड़ा अच्छा देश है। जर्मनी ने भी बहुत लोगों को वेलकम किया था, बहुत लोगों ने, कई लोग डूब के मर गए तो मतलब कि ये जो रेफ्यूजीकरण है तो अभी भी लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। ये किताब जो एक मतलब इस समय मेरे दिमाग में जो एक बड़े रूप में वापस जो आई कि जो रेफ्यूजी बनाना है और जो रेफ्यूजी बनना है, उसका जो दर्द है, उसका जो कष्ट है, वो मैंने बिल्कुल अकल्पनीय है। और मुझे लगता है कि अगर किताब पढ़ करके अगर हमारे मन में उस दर्द का एहसास हो तो हम ये समझेंगे कि रेफ्यूजी को किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, यानी कौन सी छोटी छोटी बातें जो हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, और वो हर समय अपने पास्ट में ही जीता रहता है। और ऐसे ही जीते जीते वो एक दिन मर भी जाता है। जो मिहिर सेन गुप्ता की किताब थी उससे मैंने एक लाइन इसमें ली कि जो औरतें माने चाबी का गुच्छा
गृह स्वामिनियाँ चाबी का गुच्छा डाले और पूरी अपने घर की चाबियों की मालकिन थी, अगर वो वहाँ मरती तो चंदन की चिता पर चढ़कर जाती, चंदन की काठ की चिता पर जाती, और यहाँ पर कौन सी रेल लाइन के पास कौन सी झुग्गी में कहाँ उनके अस्थि अवशेष मिल गए हैं ये किसी को आज पता नहीं। तो ये जो मतलब जो एक अंतर है कि वो कहाँ चंदन के काट, माने मरने में भी आप सोचिए कि एक रेफ्यूजी है वो बस वैसे ही मर जाता है। माने हम लोगों में हिंदू कहिए, मुसलमान कहिए, क्रिश्चियन कहिए, सब में तो एक मरने के संस्कार बने हुए हैं ना, कि माने आप अंतिम यात्रा भी किसी को एक आदर सम्मान प्रेम के साथ विदा करते हैं। पर रेफ्यूजी जो है वो मर भी ऐसे ही जाता है, उसकी अस्थियाँ कहाँ मिल जाती हैं किसी को पता नहीं चलता है। तो ये सारा जो मतलब एक जो पूरा जो एक जिसका जो एक रेफ्यूजीकरण का जो एक विराट जो रूप आपके सामने जो उभरता है, तो वो तो मतलब इतना शॉकिंग है, बहुत दर्दनाक और बहुत वो मतलब एक कष्टदायक है, और उससे गुजरना भी और ये समझना तो मेरे खुद के लिए मतलब एक बहुत बड़ी यात्रा रही इसको समझने की। सही कहा आपने। आपने उस चित्र का वर्णन किया, कितना समय रहता है अंजुम? Oh, तब ठीक है, questions, हम- okay. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। So yeah, I mean it's very beautifully portrayed in the book. बहुत सारा दर्द हम उम्मीद करेंगे निकल कि के लोग आता पढ़ लेंगे है। कुछ। हाँ हाँ, रिफ्यूजीज का। So अगर कोई सवाल हो, नहीं तो मेरा एक आखिरी सवाल है। ये सत्य कथा है? हाँ, आपने भी पूछा था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है क्या। देखिए ये मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि लोग मुझे लिखते थे कि कलिकता वाया बाईपास के किशोर बाबू से आप मिलवा देंगी कि अगर आएंगे कलकत्ते तो मैं कहती थी कि मैं भी खोज रही हूँ। और कई बार सड़कों पर मुझे एक आदमी ऐसा दिखता है जो बदहवास सा है, जो बिल्कुल बाल उड़ रहे हैं, पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन वो ऐसे ही घूम रहा है सड़कों पर। तो कुलभूषण के लिए भी लोग पूछते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल है क्या। तो मुझे लगता है कि वो कुलभूषण मैंने हर रेफ्यूजी में मैंने देखा, जिनकी कथा कही। अब ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक तनुजा मजुमदार है, हिंदी डिपार्टमेंट में हैं, तो लोगों को मैं खोज रही थी जो लोग, अब वो 83 साल की उनकी माँ हैं, तो बहुत बार उनसे बात हुई, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम माँ से मिलवा देंगे, माँ से मिलवा देंगे। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है, मिलवा तो देंगे पर कब, तो किताब लिख ली जाएगी फिर। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरी माँ को अगर मैं आपसे बात करने देती हूँ तो मेरी माँ फिर से डिप्रेशन में चली जाएंगी, तो मैं आप उनसे न मिलिए, आप और लोगों से मिल लीजिए, वो बेहतर होगा। तो देखिए कि मतलब कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल तो है ही, पर इस ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज मिली हुई हैं, वो कोई एक कुलभूषण नहीं। Is there any question? Otherwise मैं पूछना चाहूँगी कि 75 साल होने को आए हैं हमारी आज़ादी के, और उसके बाद पार्टीशन हुआ, तो आप अभी के समाज को और समय को कैसे देखती हैं? क्या हम उन्नति की तरफ बढ़े हैं या हम पीछे चले गए हैं? There's been a progress or a regression, and जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको आप कैसे देखती हैं? आज तक हम स्पीकिंग इन इंग्लिश के सिंड्रोम से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। जो इन्होंने भी बात की कि अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो क्लास में भी आपके अलग वर्ग बन जाएंगे, अलग मोहल्ले बन जाएंगे, इफ़ यू आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग। तो ये जो हमारा ऑब्सेशन है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, और उसके अलावा आज की जनरेशन को आप कैसे देखती हैं, और समाज और कम्युनिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है, मैं इसको बहुत बड़े प्रश्नों के साथ में जोड़ करके बात करना चाहती हूँ। कली कथा में कली का अर्थ एक कलयुग भी था, यानी कि ये जो हम जिस समय में जी रहे हैं, एक कलयुग का जो वर्णन हम सुनते हैं, तो मतलब कि ये जो हमारे अंदर का जो एक बहुत सारी जो ऐसा जो हमारे अंदर के बहुत सारे रावण हैं, मैं कहती अभी दिवाली गई है, तो ये बहुत सारे हमारे अंदर के जो रावण हैं, ये क्या प्रबल हो रहे हैं कि ये दब रहे हैं। हम कलयुग के किस फेज तक पहुँचे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आप एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखें तो आपको लगेगा कि एकदम कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ इनटॉलरेंस जो है वो चरम सीमा पर है, जहाँ डिविजन्स चरम सीमा पर है, जहाँ हर तरह के पार्टीशंस के लिए हम रोज़ तैयार होते हैं, और हर समय हम दूसरे को जो अदर है उसको हम मानना चाहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, या किसी न किसी तरह वो हमको हार्म पहुंचा रहा है। अभी मैं जिस नई किताब पर काम कर रही हूँ उसमें वो उसमें गांधी जी एक कैरेक्टर हैं, तो उसमें एक पात्र कहता है कि अरे गांधी
ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि देखो पंजाब के लोगों ने, जलियांवाला बाग के बाद का प्रसंग है कि पंजाब के लोगों ने सबने चरखा अपना लिया है और इन्होंने ये भी समझ लिया है कि सत्याग्रह जो है उसी से ही मतलब कि सब कुछ दुनिया में ठीक हो जाएगा और हम एक सतयुग की तरफ चले जाएंगे। तो वो सोचती है, वो जो कैरेक्टर जो दूसरा, वो जो गांधी जी पर जो सवाल उठाते हैं कि गांधी जी क्या बात करते हैं, अंग्रेज़ों से देश को छुड़ाने की बात करते करते ये कहाँ ये सतयुग की क्या बात करते हैं। तो मैंने आप देखिए कि मैंने कि जिन लोगों ने मतलब एक सोचा कि मतलब कि ये दुनिया आज कैसी है या दुनिया कैसी थी या ये दुनिया कैसी बन सकती है, तो उनके दिमाग में ये बहुत बड़े बड़े सवाल थे कि माने कि ये कलयुग या ये क्या हम सतयुग की ओर जा सकते हैं या कहाँ हम हर आदमी के दर्द को अपने दर्द की तरह क्या हम महसूस कर सकते हैं। बात तो वही है ना कि हमारी अपनी सेंसिटिविटी, चाहे आप कोई फिल्म देख रहे हो, चाहे आप कोई ड्रामा कर रही हो, चाहे हम कोई किताब पढ़ रहे हो, चाहे हम अपने जीवन में जो आसपास है उसको देख रहे हो, तो कहीं मैंने हमारी सेंसिटिविटी को रोज मतलब दबा करके उसको डब्बा में बंद करके उसके ऊपर एक अच्छा सा पैकिंग पेपर चढ़ा के एक तो रिबन बांध करके तो नहीं रख रहे हैं, या कि हम मतलब हम इन बातों से हम कहीं जूझ रहे हैं कि आखिर हम एक कौन सी दुनिया के हिस्से हैं और ये कौन सी दुनिया हम चाहते हैं कि जो बने। तो मेरे ख्याल से ये जो सवाल है ना आपका, वो ये अभी गांधी को पढ़ते हुए तो बहुत बार मेरे मन में ये सवाल आता ही है और बार बार ये लगता है कि मन की जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिन लोगों ने इतना मतलब देश के लिए अपनी कुर्बानी की, जो मर गए, जो खप गए, जिनका बहुत से लोगों का तो नाम जानते हैं, बहुत से लोगों का नाम भी पता भी नहीं, भूल भी गए हैं। बहुत सारे रोड्स होते हैं। अभी मैंने पढ़ा कि जतिन दास जो थे, जतिन दास पार्क है ना, मेट्रो स्टेशन भी है, कि जतिन दास को इन लोगों ने वो 40 दिन से उपवास कर रहे थे, उनको जबरदस्ती फोर्स फीड करने के लिए उनकी 1 मिनट में वो मर गए। तो मतलब उनके कोई रॉन्ग वेन में या कुछ उसमें रॉन्ग उसमें चला गया। तो मतलब कि इतना बड़ा मतलब एक शौक लगता है पढ़ने से कि ये सारे लोग जिनके कईयों के तो नाम भी हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि कौन थे, पर शायद गूगल से भी पूछ भी लेंगे और जान भी जाएंगे। पर इन लोगों ने जिस समाज की, जिस देश की कल्पना की थी, वो देश है कहाँ? वो कौन सा देश है जिसमें हम रह रहे हैं? और ये कौन से लोग हैं जिनको हम, जहाँ डिफेंस पर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बाकी सारे लोग ऐसे ही आज भी आपके कोरोना काल में सब गायब हो गए थे। अभी हम तो रहते हैं ये मिंटो पार्क की चौरस्ते पर, वापस ये सारे लोग आ गए हैं, वापस सारे बच्चे आ गए हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे, और आप इनको पैसा दीजिए तो आपको गिल्ट फील होता है, आप नहीं दीजिए तो भी आपको गिल्ट फील होता है। तो ये सवाल तो आप इनको रोज आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये सवाल, और हम उन सवालों को नज़रअंदाज करके हम वापस अपनी पार्टियों में मशगूल हो जाते हैं। तो मेरे इसके पहला जो उपन्यास था सच्ची झूठी गाथा, उसमें एक पात्र कहता है कि हाँ तुम अभी तो रो रहे हो कि ये फिल्म देख करके और तुमको बड़ा दुख पहुंच रहा है, पर जैसे ही फिल्म से बाहर निकलोगे ना तो अपने बच्चे को दिलाने के लिए गुब्बारे खरीदोगे, वो जो नंगे फटे हाल जो लड़का बेच रहा है उसके लिए, अपने बच्चे के लिए तुरंत गुब्बारे खरीदोगे। यानी कि ये जो हमारी सेंसिटिविटी है ये तो अभी तुरंत ही खत्म हो जाती है। हम एक पल अगर कहीं इमोशनल होते भी हैं या कुछ हमारे को लगता भी है, अगले ही पल हम वापस अपने सुख की तलाश में उस तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भूल जाते हैं, बिल्कुल। सो बिल्कुल सही कहा अलका दी आपने कि हम एक दूसरे का जहाँ पे दुख और दर्द बांटने लगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल, कि एक दूसरे को रिफ्यूजी ना बना दे। आई एंड विद अ डायलॉग फ्रॉम माई प्ले बियॉन्ड बॉर्डर्स वेयर इट सेज you can be a refugee in your own home just because you think differently. So एक दूसरे को रिफ्यूजी ना बना के अगर दर्द बांट सकें, शायद कुछ बदलाव आ जाए। Just philosophical. Thank you so much. That was a really engaging session. Thank you Alka ji for sharing so much of your book with us. And thank you Raman for all the work you put in and for bringing your own sensitivity to the discussion. We will take a very short break of a few minutes before we move on to the next session. I think we are waiting for, we've got both the... Oh, I'm so sorry, I forgot about that, yes. Before we actually round this up, I would like to invite Anindita Chatterjee, who is Executive Trustee of the Prabha Khaitan Foundation, to come up and give the vote of thanks. Good morning everybody.
And on behalf of the foundation, I really thank Alka ji and Ramanjit ji sir for such an intriguing session and a very interesting session. And also, I'm sure the book is very sensitive and very nice to read. I hope everybody will read this book and will all love reading this book. Thank you so much.